देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मैं और मेरा दोस्त रवि, हमने एक साथ अपनी स्कूलिंग पूरी की और इंजीनियरिंग के एडमिशन टेस्ट में अच्छे नंबरों से पास करके एडमिशन लिया। मैं चूंकि आईटी में पढ़ना चाहता था, इसलिए मैंने बेंगलोर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। पर मेरा दोस्त रवि, जो बचपन से मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता था, उसने हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। और अब वो और मैं अपने घर से बाहर निकल गए थे अपने आगे की ज़िंदगी को साधने। उन दिनों चूंकि हमारे पास मोबाइल नहीं थे, इसलिए हम लोग एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पाए। पहले सेमेस्टर की परीक्षा के बाद हमारी तकरीबन 20 दिनों की छुट्टी होने के कारण जब मैं घर आया तो रवि मुझसे मिला, एकदम दुबला और दिमागी तौर पर टूटा हुआ। मैं तो उसकी हालत पर चौंक हो उठा। पूछने पर मालूम हुआ वो इंजीनियरिंग नहीं कर रहा है। वो जाने के कुछ दिनों के भीतर ही वापस आ गया था। पहले तो वो अपने बारे में कुछ बोलने को राजी ही नहीं था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने अपने उस दिन के बारे में बतलाया। उसको जब चेन्नई में एडमिशन मिला था तो उसकी खुशी 7वें आसमान पर थी। वहाँ पर उसे एक प्राइवेट हॉस्टल में रहने की व्यवस्था भी मिल गई। हॉस्टल का नाम था माँ सरस्वती बॉयज़ हॉस्टल। शाम का समय था। वो जब अपने सामान के साथ पहुंचा और वहां पर एक कमरा मिला जो 6वीं मंजिल पर था। सामान रख रात का खाना खाने डाइनिंग हॉल में पहुंचा। अकेला एक टेबल पर बैठ गया और अपने आगे की पढ़ाई के बारे में सोचने लगा। एकाएक उसके पड़ोस की कुर्सी खींचकर कोई बैठा और फिर आंखें उठाकर देखा तो पाया कि कुर्सी पर एक लड़का बैठा उसे घूर रहा था। नए हो? आज ही आए हो? कहाँ से आए हो? हिंदी आती है या सिर्फ तमिल बोलते हो? आंखें मिलते ही प्रश्नों का सैलाब उमड़ पड़ा। सारे प्रश्नों का सिलसिलेवार उत्तर देते ही अगला प्रश्न दागा, किस रूम में हो? जैसे ही जवाब में कहा कमरा नंबर 63, तो उस लड़के के हाथ की प्लेट नीचे गिर गई। क्या 63 नंबर? अभी चलो वो कमरा छोड़ दो, मेरे कमरे में रह लो, कल दूसरा कमरा ले लेना। पर रवि नहीं माना। वो लड़का बोला, अगर ज़रूरत हो तो रात में हमारे कमरे में आ जाना, बिना किसी बहादुरी दिखाए। आखिर खाना खाकर जब रवि अपने कमरे में पहुंचा तो उसने महसूस किया कि उस 6ठी मंजिल पर उसके अलावा और कोई नहीं था। बड़ा अजीब लगा। 5 मंजिल पूरी तरह से भरे थे और इस मंजिल पर कोई क्यों नहीं है। खैर, वो सारे दिन की थकावट के बाद सो गया। रात में करीब 12 बजे होंगे जब उसकी नींद खुल गई। कमरे की बत्ती जल रही थी। उसे अच्छी तरह से याद था वो बत्ती बुझा कर सोया था। बत्ती में उसे नींद नहीं आती थी, पर एकाएक उसकी नज़र स्टडी टेबल पर पड़ी तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। सारे शरीर के बाल खड़े हो गए। रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी सरसराहट होने लगी। अब उसे समझ में आने लगा उस लड़के ने क्यों उसे वो कमरा तुरंत छोड़ने को कहा था। उसने देखा कि स्टडी टेबल पर एक छाया, हाँ छाया कहना ही ठीक रहेगा, क्योंकि उसके शरीर को रवि देख नहीं पा रहा था, पर सिर्फ छाया ही दिख रही थी। वो मन लगाकर उसकी किसी किताब को पढ़ रहा था, पर जब उस छाया को महसूस हुआ कि रवि उसे देख रहा है तो उस छाया ने अपने सर को घुमाकर उसकी ओर देखा। उस विभत्स चेहरे को देख रवि की चीख निकल गई। वो सिर्फ एक छाया प्रतीत हो रही थी, पर उसके चेहरे पर सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। आंखें बाहर को ठेलकर जैसे गिरने वाली हों। अंदर से खून की रंगत और नसें साफ दिख रही थी। नाक और मुंह के कोरों से पतली बहती खून की धारा उस चेहरे को और भी डरावना बना रही थी। तभी एकाएक वो छाया उठी और रवि की ओर बढ़ने लगी।
रवि पूरी ताकत लगाकर चीखते हुए कमरे से बाहर को भागा, पर वो जिधर भी जा रहा था वो रास्ता रोक देता। सिर्फ एक छत की सीढ़ी पर, जैसे वो रवि को ले जाना चाहता हो। हॉस्टल की छत अंधेरे में एक विशाल अंधकूप सा प्रतीत हो रहा था। तभी रवि ने महसूस किया कि छत पर आते ही जैसे उसका अपने शरीर पर से नियंत्रण नहीं रहा और वो धीरे धीरे छत के कोने की ओर खिसकता जा रहा था। तभी उसे एक कोलाहल सुना और साथ ही कुछ लड़कों को हाथ में मशाल लिए उसकी ओर आते देखा। वो छाया उनकी उपस्थिति से एकाएक गायब हो गई और रवि अपनी जगह पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। होश आने पर उसने खुद को हॉस्टल के मेडिकल रूम में पाया, चारों ओर से लड़कों से घिरा हुआ। उसको मालूम हुआ शाम को जिस लड़के ने उसको अपने पास बुलाया था, लेकिन जब रवि ने उसकी बात को अनसुना कर दिया तो वो कुछ सीनियर्स के पास जाकर सारी बात उन्हें बताता है और सब लोग बारी बारी से 5वीं मंजिल से रवि के कमरे की निगरानी में थे। जैसे ही उनको खबर मिली कि रवि अपने कमरे से चीखता हुआ निकला है, सभी मशाल जला ऊपर की ओर दौड़ पड़े, क्योंकि किसी ने बताया था आत्मा आग से डरती है और भाग जाती है। इस तरह रवि की जान तो बच गई, पर उस पर डर इतना हावी हो गया कि वो सब छोड़कर वापस आ गया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रात के करीब 11 बज चुके थे। घुप अंधेरा छाया हुआ था, चारों तरफ पसरा सन्नाटा। आसपास कोई इंसान तो क्या, कुत्ते बिल्ली भी नजर नहीं आ रहे थे। सड़कों में लगी स्ट्रीट लाइट टूटी पड़ी हुई थी, बस एक ही खंबे पर छोटी सी बल्ब चल रहे थे, जिससे आसपास में मध्यम सी रोशनी फैली हुई थी। मैं अपना भारी भरकम बैग लेकर बस स्टॉप पर उस आखिरी बस का इंतज़ार कर रहा था और बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। घड़ी में समय तेजी से बढ़ रहा था। करीब आधे घंटे बीत गए। मैं मन ही मन ये सोच रहा था कि मैं आज हॉस्टल पर ही क्यों नहीं रुक गया। सुबह आना था, लेकिन कल सुबह मुझे इंटरव्यू के लिए दिल्ली भी तो जाना था। फिर उस 11 बजे वाली आखिरी बस का आना तो नियत समय पर तय ही रहता है। मैं बहुत बार उसी से तो घर जाता हूँ, आखिर वो बस तो घर ही जाती है। लेकिन मुझे क्या पता था कि आज ये बस इतनी लेट हो जाएगी। अगर बस नहीं आएगी तो मेरा क्या होगा। मेरे दोस्त लोग भी घर चले गए हैं और कोई साधन भी नहीं दिख रहा। मैं वापस हॉस्टल भी नहीं जा सकता, यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, और ना ही घर जा सकता। सर्दी का मौसम है, लेकिन अब मैं क्या करूँगा अगर नहीं आया तो। ऐसा सोचकर मेरे पसीने छूटने लगे। तभी दूर से बस की हॉर्न सुनाई देने लगी और उनकी लाइट भी दिखने लगी। मेरी जान में जान आई। मैंने अपना सामान उठाया और सड़क के बीच में आ गया। बस धीरे धीरे पास आ रहे थे। पास आने पर मैंने अपना हाथ हिलाकर बस रोकने का इशारा किया। ड्राइवर ने शायद ठंडी हवा के कारण अपने मुंह पर कपड़े बांध रखे थे। बस में एक भी सवारी नहीं थी और ना ही कंडक्टर था। बस पूरी तरह से खाली थी। धीरे धीरे बस मेरे ठीक सामने आकर रुकी। मैंने घसीटकर अपना सामान बस में चढ़ाया और चलो कहकर ड्राइवर को आवाज़ लगाई। बस स्टैंड से मेरे गांव की दूरी 40 किलोमीटर थी, जिसे आसानी से 1.5 घंटे में पहुंचा जा सकता था। मैंने अपना बैग अगले सीट पर रखा और खिड़की पर सिर टिकाकर आंखें बंद कर लिया। बस तेजी से चल रहे थे। थकान और ज़्यादा रात हो जाने के कारण मेरी आंख लग गई। एक झपकी हो जाने के बाद मैंने चौंक कर अपनी घड़ी में देखा तो घड़ी में 2 बज चुके थे। मेरी आंखों को यकीन नहीं हुआ। अरे ये घड़ी बिगड़ गई क्या? क्या सच में 2 बज चुके हैं? तो अभी तक मैं गांव क्यों नहीं पहुंचा? हाथ से घड़ी निकालकर साफ किया और हिलाया डुलाया। क्या
ये गाड़ी सच में तो नहीं बिगड़ गई। फिर मैंने खिड़की का शीशा थोड़ा सा सरकाया और बाहर झांका। बाहर देखा तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। बस एक पहाड़ की ऊंचाई से नीचे उतर रहे थे। अरे ये क्या आ गया हूँ मैं ऐसा कोई रास्ता तो मेरे गांव तक नहीं जाता। ये कैसी जगह है? मैं अपनी जगह से उठकर जोर से चिल्लाया, भैया भैया ये कौन सी जगह है? गाड़ी रोको, कौन से रास्ते पर आप मुझे ले जा रहे हो? अभी रामपुर नहीं आया क्या? ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया और गाड़ी की रफ्तार और ज़्यादा बढ़ा दी। इस बार मैं और भी ज़ोर से चिल्लाया, भैया गाड़ी रोको, अभी रामपुर नहीं आया क्या? मुझे बहुत डर लगने लगा था। मैं जल्दी जल्दी ड्राइवर के पास गया और ज़ोर से चिल्लाया। वो ड्राइवर ना कुछ बोल रहा था और ना ही मुड़कर देख रहा था और गाड़ी बहुत तेज़ी से चल रही थी। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उसके कंधे को छूकर हिलाते हुए कहा, भैया गाड़ी रोको, ये कहाँ जा रहे हैं हम? और जब ड्राइवर ने पलटकर मेरी तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए। उनका चेहरा एकदम सफ़ेद और आंखें बड़ी बड़ी और खून की तरह लाल दिख रहे थे। बाल बिखरे और खड़े खड़े थे। उसने बहुत ही भयानक आवाज़ में कहा, चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जाओ, तुम्हें नहीं पता ये 11 बजे वाली आखिरी बस है, तुम्हें घर नहीं जाना क्या? और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। और फिर क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। अगले दिन मैंने अपने आप को एक अस्पताल में पाया। मेरे पास मेरे पापा और मम्मी बैठे हुए थे। पापा ने मुझसे पूछा, बेटा तुम उस पहाड़ी रास्ते पर कैसे पहुंच गए थे? तुम्हें कुछ याद है? और हॉस्टल से यहाँ कैसे आए? क्या तुम्हारे दोस्त भी साथ थे? वो तो अच्छा हुआ कि वो चरवाहा सुमा तुम्हें देख लिया और पहचान गया और घर आकर हमें खबर दी, वरना पता नहीं क्या होता। मैंने सारी बातें पापा को बताई कि मैं हमेशा की तरह गांव तक आने वाले उस आखिरी बस में रात को 11:30 बजे घर आने के लिए बैठा और फिर बस ड्राइवर ने रात भर इधर उधर गाड़ी जंगल और पहाड़ियों की तरफ भगाया। उसने मेरी बातें भी नहीं सुनी और उसका चेहरा बहुत डरावना था। फिर एक पहाड़ी से गाड़ी को नीचे गिरा दिया और जाने कहाँ गायब हो गया। पापा और मम्मी ने एक दूसरे की तरफ बड़े आश्चर्य भरे नज़रों से देखा और कहा, भगवान का लाख लाख शुक्रिया कि हमारा बेटा ठीक है, वरना। कहकर मम्मी चुप हो गई। पापा ने चुप होने का इशारा किया। मम्मी ने मेरे सिर पर हाथ सहलाया और पूछा, अब कैसी है बेटा तबीयत? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने पापा को देखकर धीरे से मुस्कुराया। बाद में मुझे घर आने के बाद पता चला कि पिछले महीने के 11 तारीख को वो आखिरी बस दुर्घटनाग्रस्त होकर एक खाई में गिर गए थे, जिसमें ड्राइवर की मौत हो गई थी। ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब मुझे पता चला कि वो ड्राइवर उसी आखिरी बस का ड्राइवर था और वो बस भी भूतिया हो चुकी है और हर महीने के 11 तारीख को उसी सड़क पर रात को 11 बजे चलती है और जो कोई भी उसमें बैठता है वो उसे लेकर उसी खाई में गिराकर मार डालती है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। दोस्तों, ये घटना मेरे दादाजी के साथ तब पेश आई थी जब उनकी उम्र महज 21 साल थी। उन दिनों दादाजी अपने परिवार के साथ गांव में रहा करते थे। दादाजी जिस घर में रहते थे वो घर मिट्टी का था। वही नहीं बल्कि उस जमाने के सभी घर मिट्टी के हुआ करते थे। मिट्टी के घरों में रहना कोई आसान काम नहीं है। खासकर ज्यादा तकलीफ होती है बरसात के मौसम में। बारिश के पानी से फूलकर कौन सा दीवार कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं होता। इन्हीं सारी चीजों से परेशान होकर दादाजी के पापा यानी परदादा जी ने एक पक्के का मकान बनवाया। जिस जगह पर मकान बन रहा था वहां आसपास दूसरा कोई घर नहीं था। मतलब ये
कि वो घर आबादी से बहुत दूर था, क्योंकि मेरे परदादा जी को ऐसी शांत जगहें बहुत पसंद थीं। हालांकि वो घर लगभग बनकर तैयार हो चुका था, मगर अभी दादाजी ने उस घर में रहना शुरू नहीं किया था। बरसात का मौसम था, चारों तरफ बस पानी ही पानी था। एक बार दादाजी अपने बाकी 2 दोस्तों के साथ गांव के चौपाल पर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी उनके एक दोस्त पारस ने उनसे कहा, मोहन भाई, तूने तो नया घर बनाया यार, कुछ खिलाएगा नहीं हम लोगों को? पारस की इस बात पर दादाजी के कुछ बोलने से पहले ही उनके दूसरे दोस्त माधव ने कहा, भाई बहुत दिनों से हमने पिकनिक नहीं किया, एक बार तेरे नए घर में पिकनिक करते हैं। इस पर दादाजी बोले, पर अभी बरसात के मौसम में पिकनिक? इस पर पारस बोला, हाँ तो क्या हुआ, इस मौसम में तो और भी मजा आएगा। बस पिकनिक का सारा खर्चा मोहन भाई तू दे देना। हालांकि दादाजी को खर्चा देने में कोई हर्ज नहीं था, इसलिए वो मान गए। जिसके बाद ये तय हुआ कि वो लोग आज रात ही उस नए घर में चिकन और चावल की पिकनिक करेंगे, जिसका पूरा खर्च दादाजी उठाएंगे। सारा कुछ तय हो जाने के बाद वो तीनों अपने अपने घर आ गए और पिकनिक की तैयारी करने लगे। शाम के 7 बजे तीनों एकाएक नए घर में पहुंच गए और चूल्हा जलाकर खाना पकाने की तैयारी करने लगे। चूंकि उन तीनों में से सिर्फ पारस को ही खाना बनाना आता था, इसलिए वही खाना बना रहा था। बाकी बचे दादाजी और माधव आपस में बातें कर रहे थे। चूंकि उस समय गांव देहातों में बिजली की सुविधा नहीं थी, इसलिए उन लोगों ने रोशनी के लिए घर में लालटेन जलाया था। तीनों मजे से आपस में गप्पे लड़ा रहे थे। इतने में ही दादाजी ने पारस से कहा, पारस भाई, कोई भूत की अच्छी सी कहानी सुना तो इस पर माधव बोला, भाई बिना भूत की कहानी सुने भी तो पिकनिक हो सकती है ना? इस पर दादाजी माधव से बोले, क्यों, तुझे डर लग रहा है क्या? इससे पहले कि माधव इस बात पर कोई जवाब दे पाता, पारस बोल पड़ा, सुना है इस घर के सामने जो रास्ता जाता है वो भूतिया है। मतलब बहुत लोगों का कहना है कि बरसात के मौसम में उन्होंने इस रास्ते पर किसी चुड़ैल को देखा है। कहते हैं कि वो चुड़ैल इसी रास्ते पर रोते हुए भटकती रहती है। सारी बात सुनकर दादाजी ने माधव की तरफ देखा तो माधव डरी हुई निगाहों से कमरे की खिड़की से उसी रास्ते की तरफ देख रहा था। फिर दादाजी ने कहा, नहीं नहीं, ये सब फालतू बात है, भूत चुड़ैल ये सब कुछ नहीं होता, मैं नहीं मानता। इस पर पारस बोला, मानता तो मैं भी नहीं हूं, पर बहुत से लोग बोलते हैं कि उन्होंने देखा है इस रास्ते पर। खैर, तब तक खाना बनकर तैयार हो चुका था। कहानी का माहौल ठीक से जमा नहीं, इसलिए तीनों खाना खाने बैठ गए। अभी वो तीनों खाना खा ही रहे थे कि तभी बाहर बहुत तेज बारिश आ गई, वो भी तेज तूफान के साथ। हवाओं की रफ्तार इतनी तेज थी जैसे सब कुछ तबाह कर देंगी। तब तक रात भी काफी हो चुकी थी। खैर, उन तीनों ने जमकर खाना खाया और खाना पीना हो जाने के बाद जहां पारस और दादाजी उसी घर में सोने की तैयारी कर रहे थे, वही माधव अपना छाता लेकर पता नहीं दरवाजे से बाहर क्या देख रहा था। तभी जब दादाजी की नजर माधव पर गई तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ, बाहर क्या देख रहा है? तो इस पर माधव बोला, अरे यार, मुझे घर जाना था, पर बारिश इतनी तेज है, कैसे जाऊं? इस पर दादाजी बोले, जा, चला जा, छाता तो है तेरे पास, अगर रास्ते में वो चुड़ैल मिले तो उसे भी घर लेते जाना। दादाजी की बात सुनकर माधव ने कहा, नहीं, मतलब उतना भी जरूरी नहीं है घर जाना, मैं कल सुबह आराम से चला जाऊंगा। इतना बोलकर माधव ने घर का दरवाजा बंद किया
और छाता फेंक कर दादाजी और पारस के पास आ गया। उन तीनों ने फर्श पर बिस्तर लगाया और वहीं लेट गए। बारिश अभी भी हो ही रही थी। अगर ऐसे ही लगातार बारिश होती रही तो कल सुबह तक पुलिया का पानी सबके खेतों तक पहुंच जाएगा। अभी दादाजी ये सोच ही रहे थे कि तभी पारस ने कहा, देखो, अगर तुम लोगों को किसी के रोने की आवाज आए तो अकेले बाहर मत निकल जाना, सबको उठाना। कुछ देर तक तो वो तीनों आपस में बातें करते रहे, मगर फिर कब किसकी आंख लग गई किसी को कुछ याद नहीं। पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब दादाजी की आंख खुली तब उनके कानों में किसी के रोने की आवाज आ रही थी। आवाज सुनकर दादाजी हड़बड़ाते हुए उठकर बैठ गए और सोचने लगे कि कहीं पारस की बात सच तो नहीं है, कहीं वो चुड़ैल सच में तो इस रास्ते पर नहीं भटकती। यही सब सोचते हुए दादाजी ने एक नजर अपने दोस्तों की तरफ देखा तो वो सभी घोड़े बेचकर सो रहे थे। लिहाजा दादाजी अपनी जगह से उठकर खड़े हुए और कमरे की खिड़की के पास जाकर बाहर रास्ते की तरफ देखने लगे। तो जैसे ही उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो एक पल को उन्हें ऐसा लगा जैसे वो कोई सपना देख रहे हैं, कोई बुरा सपना। क्योंकि घर के बाहर उसी रास्ते पर कोई औरत रोते रोते आना जाना कर रही थी, यानी इधर से उधर चल रही थी। उस औरत की शक्ल इतनी ज्यादा भयानक थी कि दादाजी उसे ज्यादा देर तक देख भी नहीं पा रहे थे। उसकी एक आंख लाल चमक रही थी तो एक आंख काली पड़ चुकी थी। तभी चलते चलते वो औरत एकदम से रुकी और एकदम से दादाजी की ओर पलटी। दादाजी ये नजारा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनके मुंह से चीख निकल गई। दादाजी की चीख सुनकर पारस और माधव दोनों जाग गए और भागकर दादाजी के पास आए तो बाहर उस चुड़ैल को देखकर वो दोनों भी दंग रह गए। अब तक वो चुड़ैल खिड़की के बेहद नजदीक आ चुकी थी। उन तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। माधव लगभग रोने रोने पर आ गया था। तभी अचानक वो चुड़ैल अपना हाथ खिड़की के अंदर घुसाने लगी। इतने में ही पारस ने पास की दीवार पर टंगी लालटेन को उस चुड़ैल के सामने कर दिया। लालटेन देखकर वो चुड़ैल एकदम से पीछे हट गई और एक अजीब सी भाषा में कुछ बोलकर वहां से गायब हो गई। लेकिन वो लोग अभी भी बहुत डरे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस घर में अब रुकना चाहिए या नहीं। तभी पारस बोला, हमें कुछ नहीं होगा, बस एक लालटेन रखना जरूरी है, वो चुड़ैल आग के सामने नहीं टिक पाएगी। जिसके बाद दादाजी और बाकी लोग सुबह होने तक लालटेन जलाकर उसी घर में रहे। घर जाकर जब दादाजी ने ये बात पर दादाजी को बताई तो उन्होंने वो नया घर बेच दिया। मगर कहते हैं कि आज भी उस रास्ते पर वो चुड़ैल भटकती रहती है, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है ये आज तक कोई बता नहीं पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।